एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम सवाल तो बनता है का। और सवाल तो बनता है में हम चर्चा करेंगे आज फिर उसी मुद्दे की, वही मुद्दा जो आज 22 दिन के बाद भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। लेकिन उस मुद्दे में अब कुछ चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे और आप समझ गए होंगे कि किसान मुद्दे की बात हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें अपने आप को एक तरह से साबित किया है कि अभी कोर्ट जिंदा है और अगर सरकारें कहीं भी शिथिलता बरतेंगी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कार्रवाई ज़रूर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, हालांकि सरकारें उसको अपने दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शाबाशी दी हो। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 मामलों में आज डांट पिलाई है। एक मामला डॉक्टर कफील खान का रहा है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट इलाहाबाद के फैसले को एज इट इज़ रखा है और योगी सरकार के जो अपील थी उसको खारिज की है। उधर कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन करने का हक किसानों का है, जनता का है, इसको नहीं छीना जा सकता है। हाँ, उसमें कुछ गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि जनमानस को कोई परेशानी ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह भी कह दिया, यहां तक कहा है कि केंद्र इन कानूनों को स्थगित करने पर विचार करे। अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है तो इसका मतलब एक कोई बड़ा संदेश जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को यह भी कहा है कि क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी ना हो जाए तो आप ये कानून लागू नहीं करेंगे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिन पर बात करने के लिए मेरे साथ एक शानदार पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार जो IHRO के डायरेक्टर हैं। आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ भारद्वाज, हाँ, कुलदीप भारद्वाज मेरे साथ मौजूद हैं। आप देखते रहते हैं, सभी मुद्दों पे खुल के बोलते हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कुलदीप जी बहुत स्वागत है। सुजाता पॉल जी बहुत एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं विद कांग्रेस की, आपका स्वागत है। और मेरे साथ आज एक नए गेस्ट मौजूद हैं, काफ़ी दिनों के बाद मुझे मिले हैं, रविंद्र आनंद हैं जो उत्तराखंड के एक उभरते हुए नेता हैं, बहुत मेहनती नेता है, आंदोलन के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आपका रविंद्र जी मैं स्वागत कर रहा हूं और आपके बारे में एक खास बात बताना चाह रहा हूं। इन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में एक बड़ी शपथ ली है। इन्होंने कहा है कि जब तक मैं किसान आंदोलन कृषि कानून वापस नहीं होते हैं मैं नंगे पांव आंदोलन करता रहूंगा, नंगे पांव अपने पूरे काम करूंगा। ये इतनी भयंकर सर्दी में भी जूते नहीं पहन रहे हैं। रविंद्र आनंद जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर मैं दिखा सकूं कहिए तो मैं दिखा दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए रविंद्र आनंद जी जो हैं नंगे पैर, मैंने इनकी पूरी हमारी टीम रिपोर्टिंग में भी देखती है। कल भी किसी मामले में ये बाहर थे तो शायद कोई नगर निगम का कोई मामला था, उसमें अधिकारियों के साथ थे नंगे पैर इतनी सर्दी में। ये कहना बहुत आसान है, हम कई शॉक्स पहनते हैं लेकिन तब भी सर्दी महसूस होती है। तो आपको इतनी इस तरीके से जनता के मुद्दे उठाने के लिए और इस तरीके से जुड़ने के लिए आपको एक बार फिर से बधाई के आप पात्र हैं रविंद्र आनंद जी। आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सब लोग बहुत जागरूक हैं, अपने क्षेत्र के बहुत बड़े नाम हैं। लेकिन आज डॉक्टर राजेश मैं आपसे शुरू करूंगा। डॉक्टर राजेश जी, पूरा मामला जो है वो एक तरीके से मानव अधिकारों का ही है। आप मानव अधिकार पे इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, उस पर काम करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविज्म दिखाया है कई सारे मुद्दों पर, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें की हैं और बातें कही हैं और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश की है, तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे में आने से किसानों का कुछ भला हो सकता है? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आज कदम लिया गया बहुत सराहनीय है और सुप्रीम कोर्ट का दायित्व भी है कि जिन परिस्थितियों में इस समय लोग बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पर अपने घर बाहर को छोड़कर, देखिए मैं तो अगर देखा जाए ना तो मैं किसी सरकार के पक्ष में ना विपक्ष में बोलूंगा, लेकिन हाँ ह्यूमन राइट्स को अगर देखा जाए जो हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर एक इंसान को जन्म से ही अपने अधिकार प्राप्त हैं, उसको बोलने का, उसको लिखने का, कोई भी एजुकेशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, उन सब चीजों के लिए राइट्स हैं। तो लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं और जो भी सरकार या कोई भी नेता प्रतिनिधि चुना जाता है तो वो प्रजा के भले के लिए ही चुना जाता है, ना कि किसी भी तरीके की
लोगों के ऊपर किसी चीज का प्रेशर डालने के लिए या किसी पॉलिसी को डालने के लिए। जी तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, वो बहुत सराहनीय है और ये ऐसा बिल्कुल होना बहुत जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो अगर ऐसा नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप ना करे, तो लोगों को तो संविधान से वो भरोसा ही उठ जाएगा। संविधान से विश्वास उठ जाएगा, आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल राजेश बिल्कुल। शारदा। डॉक्टर राजेश, मैं आपके पास आऊँगा रविंद्र आनंद जी, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके एक बड़े नेता भी आ रहे हैं उत्तराखंड में, तो आपको बहुत सारी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं होती है। तो मेरे दोनों सम्मानित गेस्ट इस चीज़ को समझ रहे होंगे, तो मैं रविंद्र आनंद जी से पहले कुछ बातें करना चाहूँगा। रविंद्र आनंद जी, आपने एक बड़ा प्रण लिया है, आप नंगे पांव कृषि कानूनों के खिलाफ घूम रहे हैं। एक बड़ा आप इतना बड़ा कदम उठाना, ये कहना बहुत आसान है मेरे लिए भी, और सुनना भी आसान है, लेकिन इसको करना, तो आखिर आपने इतनी बड़ी शपथ क्यों ली है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मैं आप सभी मेहमानों का अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और एक्सप्रेस न्यूज भारत के भी सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं खुद एक किसान हूं, त्यागी जी, आप जानते हैं। जी। मैं खुद एक भूमिहार हूं। दूसरी बात यह है कि मुझे जो चीजें ज्यादा चुभी हैं वो ये है कि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो कि अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में सबसे बड़ी खेती का अगर कोई प्रदेश है या कोई ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा अनाज पैदा होता है तो वो पंजाब है। और पंजाब का हर दूसरा आदमी किसान है। जो किसानों ने इस काले कानूनों को, इस काले बिलों को ये कहा कि हमें ये स्वीकार नहीं है, और उन लोगों ने दिल्ली कूच किया। और मुझे बहुत बड़ा दुख ये लगा कि हमारे कुछ नेताओं ने, उत्तराखंड के बीजेपी के नेताओं ने, कुछ सेंटर के नेताओं ने, जो बीजेपी के केंद्र में या तो प्रभारी हैं या मंत्री हैं, उन्होंने उन्हें खालिस्तानी होने का नाम दिया, जो कि एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। किसी ऐसी टीस को आपने छेड़ दिया जो कि शांत हो गई थी, और उनके ऊपर ठंडा पानी बरसाया, उनको खुले आकाश के नीचे रहने पर मजबूर किया है। आज 22-23 दिन हो चुके हैं। तो मैंने ये प्रण इसलिए लिया, ये मुझे पार्टी से कोई निर्देश नहीं था। आपने देखा होगा कि मैंने जब ये प्रण लिया तब भी मेरे सिर पे पहाड़ की टोपी थी और अब भी पहाड़ की टोपी है। तो ये प्रण रविंदर आनंद का है। जी। और दूसरी बात ये है कि मैं उनको तकलीफ है। देखिए, होता क्या है कि हमारे जो नेता हुए हैं, चाहे वो गांधी जी हुए हैं, चाहे नेहरू जी हुए हैं या लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, या जितने भी नेता हुए हैं, उन्होंने अगर किसी चीज को मना किया है कि ये काम ना करें या ये काम करें, तो सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर पर उसको प्रयोग किया है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि जो किसान भाई सर्दी में, इतनी कड़ाके की ठंड में खुले आकाश के नीचे सो रहे हैं, तो मैं नंगे पैर चलकर रोज 5-7 किलोमीटर पैदल चलकर ये देख रहा हूं कि वो कैसा महसूस करते होंगे। तो ये महसूस करने के लिए, और साथ ही इस बात का विरोध करने के लिए कि चूंकि हम भारतवासी हैं, और भारतवासी होने के नाते जब इतने बड़ी संख्या में लोग किसी चीज का अहिंसा के रास्ते पर विरोध करें, तो सरकारों को ये समझना चाहिए कि चलो यार, अभी इसको पोस्टपोन करते हैं या इनकी बात को मान लेते हैं। मैं यहां पर बीजेपी पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। मैं बीजेपी के ऊपर या मोदी जी के ऊपर कोई आरोप इसलिए नहीं लगाना चाहता क्योंकि आपने मेरे संकल्प की बात की है। तो मेरा संकल्प किसानों के समर्थन में है और उस काले कानून के लिए है जिसको किसान नकार रहे हैं। और एक बात और है कि लेकिन आपका संकल्प, बिल्कुल रविंद्र जी, आपका संकल्प किसानों के समर्थन में है, लेकिन ये किसी के विरोध में भी है या नहीं? देखिए, मैं वही कह रहा था कि मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले एक बात कही थी कि हम 130 करोड़ भारतीय, उन्होंने कहा था ये मेरा परिवार है। तो क्या उस परिवार में आज जो लाखों लोग वहां बैठे हैं वो आपके भाई बहन नहीं है?
क्या वो आपके माता पिता नहीं है? क्या जो लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं, जो लोग ठंड से मर जा रहे हैं, जो हमारी माताएं ठंड से वहां मर गई, क्या वो आपके परिवार के लोग नहीं है? आपने कैसे पल्ला छुड़ा लिया अपने परिवार के लोगों से? अरे आपको तो ये कहना चाहिए था कि अगर इतने लाख लोग आज सड़कों पर बैठे हैं तो मैं आपके बीच आऊंगा, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं छोटा, मैं आपके बीच आऊंगा। और रही बिल की बात, तो बिल की बात आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको समझ में आएगा तो लागू करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पोस्टपोन कर देंगे, हटा देंगे। ये मोदी जी के वर्ड हैं, ये मेरे वर्ड नहीं है। ये मोदी जी वायदे करके, ये बातें करके सत्ता में आए और आज सत्ता में आके उन्होंने आके फेर ली है अपने 130 करोड़ भारतीयों के साथ। चाहे आप किसानों की बात करें, चाहे आप सभी सेक्टरों की बात करें, तो आज लोगों का जो हाल बीजेपी के शासन में हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा इसीलिए नहीं बोलना चाह रहा हूं कि लोगों को लगेगा कि मैं बीजेपी पे कटाक्ष कर रहा हूं, जबकि ये सच्चाई को बयान कर रहा हूं कि जिन लोगों ने 84 कांड को झेला है, आपने उन्हें खालिस्तानी कह करके, उन्हें उग्रवादी कह करके उन जख्मों को हरा कर दिया है। और मोदी जी, इसकी आपको बहुत भरपाई करना मुश्किल रहेगा, आपको बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है। त्यागी जी। रविंद्र आनंद जी, एक सवाल एक साथ ही ले लेते हैं। जी, एक सवाल ये भी है, कई सारे लोग आरोप लगाते हैं कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो भले ही आज बहुत ज़्यादा किसानों के समर्थन में आ रही हो, केजरीवाल जी बिल भी फाड़ रहे हों, लेकिन कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। तो ये इस पे क्या कहेंगे? भाई साहब, किस बारे का, किस चीज का नोटिफिकेशन आप बताइए। यही कृषि कानून को लेके एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि हम लोग इन कानूनों को लागू करेंगे। बहुत अर्ली स्टेज की मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं जब भी हम आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता को बुलाते हैं। देखिए ऐसा है कि जब अभी इस बिल से कुछ दिन पहले मैं आपको ले चलता हूं, जब दिल्ली में पराली को लेकर के दिल्ली सरकार का एक इनिशिएटिव लिया गया कि पराली को हम बायो खाद बनाएंगे, और उसके लिए किसानों को जागरूक किया गया। किसानों को फ्री हमने बायो फर्टिलाइजर दिया कि जिससे आप जो खाद है, जैविक खाद उसकी बनेगी। और उसी दौरान उसके बाद ये बिल आया। तो चूंकि जब ये बिल आया तो एकदम से ये समझ नहीं आया। आप ये भी जानते हैं कि किस प्रकार इस बिल को संसद में और राज्यसभा में पास किया गया। हमारे खुद एक सांसद संजय सिंह जी इस पूरी रात धरने पर बैठे रहे और धक्काशाही से इस बिल को पास किया गया। ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से ये पास हुआ। आप जानते हैं, संख्या बल के आधार पर धक्का मुक्की करके इस बिल को पास किया गया। और उसके बाद जब इस बिल को बाहर लाया गया और लोगों ने समझा, हम लोगों ने समझा, तब हमें ये पता लगा कि इस बिल में जो खामियां हैं वो 2-3 है। मैं आपको बता देता हूं। पहली खामी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इसमें स्टॉक रखने की जो क्षमता है उस जी 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 रविंद्र आनंद जी, ये बिल बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है। यही तो दिक्कत है। ये किसानों को भी समझ नहीं आ रहा है, ये विपक्ष को भी समझ नहीं आ रहा है, ये सत्ता पक्ष को भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं मंडी कुलदीप भारद्वाज जी अध्यक्ष भी हूं। जी 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 पंडित कुलदीप भारद्वाज जी, आप कोई सवाल पूछना चाहें तो रविंद्र आनंद जी उपलब्ध हैं, ये फिर चले जाएंगे। जी, तो मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहला जो ये कानून खराब है वो ये है कि अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को जो उनके स्टोर हैं बड़े बड़े, उनको भरने के लिए इस कानून में एक बात ये लाई गई कि अब आपको गेहूं, चावल और जितना भी अनाज है उसको स्टोर करने की बाध्यता नहीं है। आप कितना भी कुंटल, कितना भी सैकड़ों कुंटल भी आप अपने स्टोर में रख सकते हैं, उसे काला बाजारी का नाम नहीं दिया जाएगा। रविंद्र जी, कुलदीप भारद्वाज जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, शायद कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपकी उपलब्धता थोड़े समय के लिए। कुलदीप भारद्वाज जी। जी रविंद्र जी, स्वागत है आपका। रविंद्र जी, ऐसा है, ये जो एक पहला 21 नवंबर को आपकी पार्टी ने गजट कर दिया था इस विषय एक प्रावधान को, ठीक है साहब? आवाज आ रही है रविंद्र जी मेरी? अब आ रही है जी, बताएं। जी बताएं जी। अब आ रही, ठीक है। रविंद्र जी, मैंने खुद परसों बात की थी सोमनाथ भारती से, जिन्होंने आज सबसे पहले उस बिल को फाड़ा।
केजरीवाल ने तो बाद में किया, हालांकि केजरीवाल जी वही है, जब राहुल गांधी ने एक बिल को फाड़ा था तो उनका मजाक उड़ाया करते थे, आज ये लोग वही कर रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप लोग की, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी, और मैंने खुद परसों के दिन सोमनाथ भारती से बार बार इसको रिपीट किया सवाल को कि भाई आपने जब नोटिफाई कर दिया तो आप लोग अब क्यों समर्थन में आ रहे हैं। वास्तविकता ये है रविंद्र जी, आप कुछ भी कहें, वास्तविकता ये है कि आम आदमी पार्टी इस समय बहती गंगा में हाथ धो रही है। उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी, उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा। रविंद्र जी एक जी बोलिए, अच्छा आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूं। मैं चूंकि थोड़ा सा कनेक्शन की दिक्कत थी, लेकिन मुझे आपका सवाल ये समझ में आया है कि जो आप कह रहे हैं, जो नोट जी क्या चाहता है, आपका सवाल है? आपका हाँ सवाल रविंद्र आनंद जी बोलिए आप जी। हाँ, तो मैं इस पे साफ कह देना चाहता हूं, देखिए ऐसा है, अगर केंद्र सरकार कोई चीज को लाती है, कोई बिल लाती है, और अगर उसका, मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में रोकाऊंगा आपको। ये बहाने, ये हर आदमी वही सोमनाथ भारती कर लो, मैंने खुद इंटरव्यू किया परसों, मेरा आप ऑनलाइन देख सकते हैं, मैंने खुद इंटरव्यू किया है। आतिशी हो, कोई भी हो, इवन केजरीवाल जब गाड़ी से उतरे परसों अपने हेडक्वार्टर के अंदर, वो सवाल के बाद भाग गए घुमाकर। हर आदमी यही घुमाकर कह रहा है आपके यहाँ पर कि नहीं, जब केंद्र कर देता है नोटिफाई हो जाता है। आप ये तो स्वीकारें कि हाँ हमने किया, उसको हमने गजट किया, ये तो ऑनलाइन है, कहो तो मैं अभी कॉपी निकाल कर दे देता हूं सर। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि इस चीज से मुकरें ना जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी चीज का रविंद्र भाई आप बात पूरी कर लें। सुजाता जी बस मैं आपके पास आऊंगा, रविंद्र भाई पूरा कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी बात का किसान भाई विरोध कर, जी आवाज नहीं आ रही रविंद्र जी की, कट रही है। अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है? जी रविंद्र भाई पूरा करें जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसान भाई किसी बिल का विरोध कर रहे हैं और उसके लिए धरने पर बैठे हैं, तो आप खुद बताइए कि कोई भी सरकार हो, क्या उसको फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए? क्या थोड़ा फ्लेक्सी नहीं होना चाहिए? क्या उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए? क्या उनकी बातों को ये प्रश्न नहीं था रविंद्र जी, ये प्रश्न नहीं था। बात पहला प्रश्न था उसका, ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार को जनता ही बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी बात बिल्कुल एक्सेप्टेड है, उसमें आप समर्थन कर रहे हैं, सभी लोग अमूमन समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो पहली बात थी, क्योंकि उसको सीधे सीधे अगर कोई गलती हो जाती है, अगर हम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हाँ उनसे कोई गलती हुई है इस कानून के संदर्भ में, तो उसी प्रकार आम आदमी की पार्टी को भी ये स्वीकार लेना चाहिए कि हाँ हमसे एक चूक हो गई, उसको नहीं स्वीकारेगा। और कहीं भी सबने देखा, और इसीलिए शिखर त्यागी जी ने प्रश्न किया है, और त्यागी मैं आपसे भी कहूंगा नहीं स्वीकारेंगे, कोई नहीं स्वीकारेगा इस बात को। रविंद्र भाई जी सुजाता पॉल भी पूछ रही हैं, उनका भी सवाल साथ ही ले लेते हैं, उसके बाद आप जवाब देके, आपको मीटिंग में जरूरी जाना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। सुजाता पॉल का भी ले लें सवाल जी। देखिए, ये जो चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है ना, उसी तरह का चाल चरित्र चेहरा आप पार्टी का। आम आदमी पार्टी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़ी है। कहा गई थी बात, आप जिस वक्त हमारे किसान सड़कों पे आए थे उस वक्त क्यों नहीं उनका साथ दिया? 23 नवंबर को गैजेट नोटिफिकेशन किया है एफपीटीसी वाले कानून का। क्यों किया? मतलब इन्होंने सिलेक्टिवली ये सोचा कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। तो पहले एफपीटीसी का गैजेट आता है और नोटिफिकेशन आता है 23 नवंबर को, 2 पे कहते हैं कि हम उसे एग्जामिन कर रहे हैं, और इस वाले कानून में कहीं पे भी किसान बेच सकता है, इसको हमने नोटिफाई किया। आप मुझे बताइए, क्या ये अधिकार पहले नहीं था किसान को? ये जो झूठ है इनका, ये दिख रहा है। उत्तराखंड की जनता इनको बेहतर तरीके से पहचानती है। ये केवल लोगों को भ्रमित कर लोगों को बेवकूफ बनाकर ये
वोटों की राजनीति कर रहे हैं। और ये आज अगर किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं तो मैं इनसे जानना चाहती हूं कि क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं दबाव डालते ये सरकार पर। केवल अगर आप देखेंगे तो ये किसानों के बीच में जाकर किसानों को बोल रहे हैं, क्यों नहीं जोर शोर से खड़े होते, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर, क्यों नहीं जाते। पहले मेरे को बोलने दीजिए, सुन लीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। पहली बात तो ये है, ये जनतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है और तंत्र को पीछे हटना पड़ता है, इसलिए ये हटे हैं। इसलिए नहीं हटे कि इनको कोई दया या दुख या मोह माया हो गई हमारे किसान भाइयों से, ये राजनीति के चक्कर में हुआ है। अगर ये सचमुच में अगर हमारे किसान भाइयों के दर्द को समझते तो ये पहले दिन से इसका विरोध करते और पीछे हटते, इस तरह का गेजेट नोटिफिकेशन नहीं करते। अगर आप इनके देखें तो उससे साफ है कि अब ये सोच रहे हैं कि इसमें इतने सारे लोग आ गए हैं, सारे किसान भाई एक तरफ हो गए, पूरा देश एक तरफ हो गया है और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक तरफ रह गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उनमें से भी अधिकांश जो है जिन्होंने इन्हें वोट देकर सत्ता में बैठाया था भारतीय जनता पार्टी को, या इन लोगों को वोट दिया था आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, उन लोगों को भी ये देख रहे हैं कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो किसान है। सुजाता जी रविंद्र जी से राजनीति कर रहे हैं। सुजाता जी रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। हालांकि अगर आप ये कह रहे हैं तो देर आए दुरुस्त आए, ये भी अच्छी बात है कि जन के सामने झुक जाना जीत होती है, हार नहीं होती है। अगर जनतंत्र की यही खूबी है कि जनता की आवाज को समझते हुए उसके सामने झुक जाना, यही प्रजातंत्र है। रविंद्र जी, अब मैं बोलूंगा, मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, मैं पहली रिक्वेस्ट तो यही करूंगा। देखिए ऐसा है, जहां तक सुजाता जी ने आंदोलन की बात की, तो सुजाता जी ये चीज जनता भी जानती है, मीडिया भी जानती है और आप भी जानती हैं कि उत्तराखंड में पहला प्रदर्शन, पहला आंदोलन आम आदमी पार्टी करती है। अगले दिन कांग्रेस स्ट्रेटजी बनाती है हमारा आंदोलन देके, और उसके अगले दिन आप सड़कों पर हमारा आंदोलन रिपीट करते हैं। ये पहले दिन से है। आप इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में भी पहले दिन हम ही उतरे हैं, उसके बाद आप उतरे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो भाई साहब ने कही उसका मैं जवाब दे देना चाहता हूं कि देखिए सीधी बात यह है यहां पर कि अगर कोई चीज आई है तो उसका, अगर पहली बात तो यह है कि अगर केंद्र ने कोई चीज स्टेट्स को दी है कि इसको आप आगे जारी करें, उसके बाद अगर सामने चूंकि जनता जनार्दन है और जनता में से जो किसान है वो इसका विरोध करते हैं और चीजें निकल के आती हैं कि भाई ये चीजें गलत हैं, सुजाता जी, उसको तो आम आदमी पार्टी को पूरा कर लेंगे। आम आदमी पार्टी उसको ही उठा रही है। आज अगर मैं नंगे पैर पूरे शहर में घूम रहा हूं तो वो सिर्फ इसी बिल के कारण घूम रहा हूं, किसान भाइयों का समर्थन देने के लिए घूम रहा हूं। तो ये सीधी सीधी बात है कि देखिए ऐसा है कि अगर किसी चीज का विरोध आता है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमें ये डिसाइड करना है कि हमें उसके साथ जाना है या उसके विरोध में जाना है। इसलिए आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में उतरी है। त्यागी जी, तो रविंद्र जी आखिरी सवाल, क्योंकि सुजाता पॉल जी तो आपके पुराने साथी रहे हैं, सुजाता पॉल जी जानती हैं, और अगर आप उनके सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल होता है और बहुत देर लग जाती है। मैं कह रहा हूं कि रविंद्र जी, आज के दिन आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, इस पर आप 100% सच है। और ये जो आपका आंदोलन है, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो आप नंगे पैर घूम रहे हैं, तो जब इस आंदोलन का पता आपके हाईकमान को लगा तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ देखिए ऐसा है, चूंकि मैं अपने जो निजी कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के मैंने आंदोलन किया और फिर जब पार्टी में इस बात का पता लगा तो मुझे कॉल आया। मैंने कहा ये मेरे मन की भावना है और मैं ऐसा चाहता हूं कि उनके दर्द को थोड़ा समझूं, तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। तो पार्टी ने मुझे अप्रिशिएट किया है और पार्टी ने कहा अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है या किसी प्रकार की हमारी आपको सहयोग चाहिए तो उसके लिए पार्टी तत्पर है। और मुझे ये बात की खुशी होती है कि पार्टी ने मुझे अप्रिशिएट किया है और लोग भी, जनता भी मुझे अप्रिशिएट कर रही है। और मैं सुजाता जी को भी और भाई साहब हमारे बैठे हैं उनको भी कहूंगा कि आप 24 आवर्स कभी भी मुझे चेक कर सकते हैं। ये मेरे लिए व्रत के समान है और मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, उसके नाते मैं अपने व्रत को तोड़ूंगा नहीं। जब तक प्राण साथ है तब तक मैं पैदल चलूंगा, नंगे पैर चलूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल नो डाउट पार्टी हित से उठकर मेरे सभी गेस्ट इसके लिए आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सुजाता जी ने भी आपको अप्रिशिएट किया था शुरुआत में। सुजाता जी कुछ कहना चाह रही हैं? रविंद्र, मैं क्षमा चाहूंगा बीच में इंटरप्ट करने के लिए। रविंद्र जी की व्यक्तिगत मंशा पर मुझे कम से कम किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है, मैं ये कहूंगा। चलिए क्लियर हो गया रविंद्र जी। कुलदीप भारद्वाज हैं, बहुत काम के आदमी है रविंद्र भारद्वाज जी। आप इनके नंबर हो सके तो ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण है, आपका आशीर्वाद भी मिल गया मुझे। धन्यवाद करता हूं आपका। सुजाता जी कुछ कह रही थी, इनकी बात सुन के चले जाना आप रविंद्र भाई। मैं रविंद्र जी को ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बात कही कि निजी तौर पर, तो निजी तौर पे जो आप कर रहे हैं उसका अप्रिसिएशन है, क्योंकि आप किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं और आप भी इस बात को मानते हैं कि आप पार्टी की तरफ से नहीं, आपने अपने निजी तौर पे ये किया, तो उसका स्वागत है और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। अगर आप राजनीति की बात करें तो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगी, जो आपने कहा कि हमने पहले किया फिर कांग्रेस पार्टी ने किया, तो आपने यहाँ पे राजनीति जो है वो वाला जो तार आपने जोड़ के दिखा दिया कि आपने पहले और कांग्रेस ने बाद में। नहीं, इसमें देश एक है और अगर आपको कांग्रेस पार्टी सड़कों पे दिख रही है या आप पार्टी सड़कों पे दिख रही है तो उस पर राजनीति ना करे। इस मुद्दे पर सबको एक होना चाहिए क्योंकि ये देश की बात है। और अगर आप कांग्रेस पार्टी के सड़कों पे, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे ना हो, मैं सड़कों पे नहीं हूं, मैं आइसोलेशन में हूं, मगर मैं अपने घर से भी कर रही हूं और आपको शायद पता नहीं होगा कि कब से कर रही हूं और कब कितना करती हूं। नींद नहीं आती मुझे क्योंकि मुझे दर्द समझ में आता है। आप जब बात करते हैं केंद्र के लॉ के बारे में, तो आपको ये सवाल उठाना चाहिए था कि जब कृषि जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता तो केंद्र को इस पे लॉ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी पे सवाल उठा देते आप पहले, और आपने कहा कि डिसाइड करते, पहले देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं। इसका मतलब है जिस पार्टी के साथ आज आप हैं वो पार्टी पहले देखती है फिर डिसाइड करते हैं। यही तो है राजनीति। मैं आपकी धन्यवाद सुजाता जी, मेरे को जाना है। जी जी आपका वक्तव्य काफी लंबा है। सुजाता जी का अनुभव आपके हमेशा काम आएगा आपको। जी 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 जी। और भाई परसों के बाद मैं कल फ्री हो जाऊंगा और परसों के बाद हम फिर इस चर्चा पर दोबारा बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र भाई, आपका बहुत धन्यवाद रविंद्र भाई, आपने वक्त दिया, अच्छी अच्छी बातें की और उस प्रण के लिए आपको फिर से अप्रिसिएशन। और आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिएगा और कोई दिक्कत ना हो। आप हमारी सब शुभकामनाएं आपके साथ हैं रविंद्र भाई, आपने वक्त दिया। फिर मिलते हैं किसी बात पर रविंद्र भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मेरे साथ डॉक्टर राजेश कुमार हैं। डॉक्टर राजेश, आज कुछ एक घटनाएं हुई हैं, 2 घटनाएं, उन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हाँ, तो आइए नजर डालते हैं 2 घटनाएं जिन पर मैं डिबेट कर रहा हूं। एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो मुझे फिर से जेल भेजना चाहती थी उसमें नाकामयाब रही है, लेकिन मैं बार बार सबसे यही कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का बस चले तो वो 2022 तक मुझे जेल में अंदर के ही रखेगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि 3.5 साल में 500 दिनों तक मुझे जेल में रखा है। 9 महीने बिहाड़ी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद, 1.5 महीने जब बहराइच इंसिडेंट हुआ था और फिर से लगा के 7 महीने। हालांकि हर बार उनको मुंह भी खानी पड़ी है। लेकिन डॉक्टर जिंदगी में जो आपकी एक सुकून की जिंदगी थी, सिर्फ एक डॉक्टर और एक पेशेंट का आपका नाता था, उसमें लौटना चाहते हैं? या जैसे मैं आपका ट्वीट देख रहा था कि आपने कहा है कि मेरी एप्लीकेशन सुनने से पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट किसानों की बात सुने और कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो ये चीज आप में कहां से आ रही है, इस तरह की चीजें? मैं तो आपसे ये भी कहने जा रहा हूं कि बच्चों के हत्यारों का जाने का समय आ गया है। 2022 बहुत दूर नहीं है। जी 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 जी। तो आपको क्या लगता है आखिर में कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से अब आपको पूरी तरह से राहत मिल चुकी है, और हालांकि जो छोटे छोटे केसेस हैं वो चलते रहेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन एनएसए जिसका डर दिखाया जाता है, हमारे 3 साथी 1 घंटे बाद पहुंचे क्योंकि वो घूमते ही रहे पता नहीं कहां। उनको वो हर गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी थी, तो ये थोड़ा सा, हम 8 बजे वहां पहुंच गए थे, 3 साथी हमारे आ पाए 9 बजे, इसलिए मीटिंग हमारी 9 बजे से। आपसे सवाल है कि कल वाली मीटिंग में आ रहा है कि अमित जी। सुजाता जी, आपने पूरा पैकेज देखा? जी। डॉक्टर कफील मेरे साथ दोपहर इंटरव्यू में थे, डॉक्टर राजेश जी और कुलदीप भारद्वाज जी।
डॉक्टर वो मैंने कफील, इंटरव्यू आपने देखा है दोपहर को जब जी, आपने मेरे तो को डाला ना, तो जी मैं जी देख जी लिया था। उसमें उन्होंने 2 सवाल उठाए हैं। डॉक्टर कफील एक डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है, और दूसरा किसानों की एक रिपोर्ट थी। तो देश के 2, मतलब डॉक्टर जहां भगवान का दर्जा है और किसान जो अन्नदाता है, तो मैं सिर्फ डॉक्टर कफील की बात नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर की बात कर रहा हूं। तो ये देश के 2 बड़े तबके हैं, किसान और डॉक्टर कफील, दोनों डर रहे हैं। आखिर ये अविश्वास का माहौल क्यों है? क्यों डॉक्टर कफील को अभी भी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भले ही उन्हें राहत मिल गई हो, लेकिन सरकार पे अभी भी उन्हें विश्वास नहीं है? तो आखिर देश की सरकार पर, प्रजातंत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें जनता का विश्वास सरकारों पर क्यों डगमगा रहा है डॉक्टर राजेश? देखिए, सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास इसलिए उठ रहा है कि जो भी स्कीम या जो भी कानून लागू किए जा रहे हैं, देखिए मानवता तो के नाते मानवता तो ये दिखाती है कि अगर आप किसी के लिए भी कोई कानून बनाते हैं तो उन लोगों को संज्ञान में लें, बताएं उनको क्या है, कैसे हो रहा है, लोगों की सहमति जरूरी है। और अभी जैसे कि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही थी, तो इस कानून को लागू करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सरकारों को भी पता है कि अगर ये कानून ऐसे लागू किया तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। और कैसे इन लोगों ने कानून को लागू किया, ये सब सोचते समझते हुए भी कि लाखों लोग मर सकते हैं इस वायरस से, या क्या कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अभी आप देखो, काफी लोग तो अभी वहां पर किसान 4-5 तो मैं देख चुका हूँ न्यूज के अंदर, मर चुके हैं। और एक ने कल ही एक सुसाइड कर लिया है गुरुद्वारे के। तो मतलब इंसान के अंदर डॉक्टर लगता राजेश, नहीं है कि कोई अनऑफिशियल 12 लोग मर चुके हैं, अनऑफिशियल 12 लोगों की शहादत हो चुकी है, बल्कि मैं मरना नहीं कहूंगा, शहादत हो चुकी है 12 लोगों शहादत की। हो चुकी है। 6-7 लोगों को न्यूज में दिखाया, 6 लोग जी जी आए जी न्यूज के अंदर। जी तो मेरे हिसाब से तो ये पहली बात तो ये कानून अभी लागू करने की ऐसी आवश्यकता नहीं थी। और इसी दौरान अगर पेंडेमिक चल भी रहा था तो लोगों को कानून समझाया जाना चाहिए था, क्या कानून है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। मेरे हिसाब से तो लोगों की नॉलेज में लाने के बाद तब किसी कानून को लागू करें, तो देखो सरकार की भी उसमें वाहवाही होती है और सब लोग खुश भी रहते हैं। अब देखो, हम तो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से हम भी कृषि के ऊपर काम करते हैं। हम भी बहुत सारी टीम है हमारी छत्तीसगढ़ के अंदर, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके लिए हम लोगों ने साइंटिस्ट अपने साथ जोड़े हुए हैं, जो जी। कि ट्राइबल कम्युनिटी को जो ग्रांट मिलती है, फंड्स मिलते हैं सरकार से, ताकि खेती बढ़ाई जा सके। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अलग अलग तरह की खेतियां चल रही हैं। तो हम तो लोगों को समझाते हैं, बाकायदा पूरी ट्रेनिंग कराते हैं कि आपकी इस साल इतने क्विंटल आपका मक्का हुआ तो अगले साल इतना मक्का हो जाएगा। वो इसके अंदर ग्लूकोटिन नहीं होगी, शुगर वाले भी इन चीजों को खा सकते हैं। जैसे ब्राउन राइस आया, ब्लैक राइस आया, अभी ग्रीन राइस के ऊपर भी काम चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। जी तो चीजें बनानी चाहिए, चीजें बिगाड़नी नहीं चाहिए। जी लोगों से उसके अधिकार नहीं छीनने चाहिए, लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए, लोगों को प्रोटेस्ट करने की, कहीं आने की जाने की आजादी होनी चाहिए। देखो कैसे हम तो आज इस कमरे में बैठे हैं, हमें तो ठंड यहाँ भी लग रही है, वो लोग तो बेचारे सड़कों पर बैठे हैं, किस हालातों में बैठे हैं। और दूसरी बात, ये पैदल नंगे पैर चलने से कुछ नहीं होता कि आप नंगे पैर बैठे हैं जी और हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उन चीजों का देखो कहने कथन करने का तो कोई फायदा नहीं है। आप लोगों की पार्टी उन लोगों के लिए क्या शेल्टर वहां बनवा रही है, क्या सुविधाएं वहां प्रोवाइड करती है, मेन चीज ये इंसानियत के नाते तो ये चीजें होनी चाहिए कि अगर आप पार्टी समर्थन भी दे रहे हैं तो उनके खाने की क्या व्यवस्था करें, उनके टॉयलेट्स आपने सुलभ शौचालय प्रोवाइड करे या नहीं करे। जी तो इंसानियत के नाते तो ये सब चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी तो राजनीति की बातें हैं, देखो हम तो राजनीति जी। की बातों से ज्यादा मतलब होता नहीं है, हम तो अपने। डॉक्टर राजेश, आपको क्या लगता है देश में, आप तो राजनीतिक आदमी नहीं हैं और ह्यूमन राइट के लिए काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है देश में डर का माहौल है क्या, जो डॉक्टर कफील कह रहे थे आज इंटरव्यू में? हाँ देखो, डर का माहौल है, तभी तो आज वो उनके जो स्टेटमेंट है वो डर वाला ही स्टेटमेंट है। जी जी जी। डर का तो क्या माहौल क्या क्या सरकार जो प्रजातंत्र की जब हम बात करते हैं तो जनता की सरकार जनता के लिए होती है। प्रजा और तंत्र, जी तंत्र बनाती है प्रजा, जी उसका उत्तरदायित्व बनाती है किसी नेतागण को या किसी पार्टी को। जी तंत्र को
प्रजा के तंत्र को जो खराब करेगा, प्रजा उसको खत्म कर देगी। जी, तो आप यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है? हमेशा से रही है, शुरू से रही है। नहीं, लेकिन आज के दिन सड़कों पे जनता है, आज के दिन जेलों में जनता है, आज के दिन हर जगह आंदोलन जनता कर रही है। जनता की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों? आप समझिए, डॉक्टर कफील को हाई कोर्ट ने रिहाई दी, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उन पे एनएसए गलत लगाया गया, तो तुरंत सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई, यूपी गवर्नमेंट, और आज 3 मिनट के अंदर आज तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि लोग समर्थन में आ जाते हैं। आज मान लिया कफील जी छूट गए हैं या उनके समर्थन में लोग खड़े हैं तो सरकार ने उनको छोड़ दिया। अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना, अगर प्लेटफॉर्म ना खड़ा होता तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोलता, कोई सरकार कुछ नहीं बोलती, खड़े रहते, वहीं जेल में मर जाते, ऐसे किसान भी मर जाते। जी जी, ये तो सोशल मीडिया का, आप लोग जैसे न्यूज चैनल है, ये लोग सपोर्ट करते हैं, चीजें उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, तो सिस्टम में चेंजेस आते हैं, देखना पड़ता है, मजबूरी है लोगों की, उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। हम लोग भी है, जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, सब लोग काम करते हैं मिलकर, तो ये सब सरकार को दबाव में डिसीजन लेने पड़ते हैं। जी, कुलदीप भारद्वाज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, उसी बात को बढ़ाऊंगा जो डॉक्टर राजेश कुमार कह रहे थे कि बिल्कुल डर का माहौल है, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि जनता जनार्दन होती है, तो फिर जनार्दन क्यों डर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कुलदीप भारद्वाज जी, देखिए, सबसे पहली बात जो आपने डॉक्टर कफील के संदर्भ में कही, आपने शुरू में कहा कि बड़ी पढ़ाई समय लगता है, क्योंकि मेरा अपना बेटा एमबीबीएस डॉक्टर है और मैंने देखा है कि इन हालातों से ही बच्चे गुजरते हैं और उसके बाद डिग्री मिलती है। जी, आपकी कमी, अब इसका मतलब तो यह कि आप जो कहते रहे, मतलब कहते हैं ना कि चित्त भी मेरी, पट्टी में मेरी, अंटा मेरे बाबा जी का। आपके विरुद्ध अगर कोई आवाज उठा दी जाए, आप कोई चीज सप्लाई नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, आपकी कोई गैस या कोई भी चीजें नहीं आ रही हैं, तब हमारी दिक्कत, और आपकी किसी सप्लाई की कमी के कारण किसी का देहांत हो जाए, डेथ हो जाए, नेचुरली बड़ा झटके वाला मामला, तब भी डॉक्टर की दिक्कत। आज जिसको देखो डॉक्टर के ऊपर, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि खाली कि मेरा बच्चा बना या मेरे बच्चे बने डॉक्टर, लेकिन मैंने देखा है अमूमन। अब रही बात साहब डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर कफील के बारे में, आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया। मैं समझता हूँ कि अपने आप में करारा तमाचा है। एक सीधी सच्ची सी बात तो ये है कि एनएसए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन अब दिक्कत ये है कि क्योंकि इस समय के अंदर जो ये सरकारें आई हैं, ये शायद आपको याद हो कि जैसे एक बार नवाज शरीफ ने वहां पर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का जो जज थे उनको हटा दिया था, उनको पलट दिया था वहां। वो चीज आज हम पाकिस्तान को गाली तो दे देते हैं, लेकिन या कांग्रेस को गाली तो दे देते हैं ये लोग, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सब लोग उन्हीं चीजों पर चल रहे हैं। आप देखिए 29 जनवरी को जब जमानत मिल गई थी डॉक्टर कफील को, और फिर 10 फरवरी को उनको जो रिहानी का किया गया, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। क्यों नहीं रिहा कर रहे हैं साहब आप? मतलब कहीं ना कहीं आप सिलेक्टिव हैं, एक सीधी सी बात ये। उधर मैंने पहले भी कहा था जो रजवाना के बारे में, डीआईजी, उनकी हिम्मत क्या होती है जेल सुपरिंटेंडेंट की, क्या हाई कोर्ट के ऑर्डर को नकार दे, रिसीव ही ना करें, तब कोई आवाज नहीं उठाता है। तो आज अब आपके पीछे भी देखा था, कोर्ट ने कहा था जिस प्रकार इन्होंने चौराहों पर तस्वीरें लगाई थी सीए वाले मामले के अंदर, लेकिन वो जिद पर है। अब परेशानी ये है कि एक बात मैं फिर कहूंगा, मुझे कहने में कोई समय गुरेज नहीं कि कहीं ना कहीं जो हमारी जुडिशरी है ना, हम कितना ही कह लें निष्पक्ष है, वो निष्पक्ष मेरे और आपके मामले में तो हो सकते हैं, लेकिन जहां उन्हें कहीं ऊपर वाले केस आते हैं तो साहब निष्पक्षता सब धरी रह जाती है। और मैंने देखा है त्यागी जी के आज के समय में लोगों का जुडिशरी पर से विश्वास कम होता जा रहा है। उठना तो मैं पूरा नहीं कहूंगा, मैंने कल खुद इंटरव्यू किया उनका उदित राज का, मैंने वहां भी चर्चा की, वही फास्ट ट्रैक कोर्ट जो रेप के मामलों के अंदर बने हुए थे। भाई फास्ट ट्रैक हमारे हैं कितने फास्ट, अगर 7 साल एक उसकी सजा के लिए लग जाते हैं, वहां तो 7 साल आप लगा देते हैं, यहाँ आप जरा सी देर नहीं लगाते। डॉक्टर कफील के मामले में आप चाहते क्या, डॉक्टर कफील क्या करे? छुप जाए तो छुपा हुआ आदमी है, भाग जाए तो जी देशद्रोही था, ये कर गया वो कर गया। कुल मिलाकर इन सरकारों ने, चाहे डॉक्टर कफील हो चाहे किसान हो, जीना इन्होंने हराम कर रखा है। ये लोग सोचते हैं कि जो मैं कह दूं, जैसे पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता था कि जो कुछ है वो मेरा ही रास्ता, इधर माई वे और हाईवे,
ठीक है। अब केजरीवाल, मैं थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्ट हो रहा हूँ विषय से, क्योंकि अब अपने साथी चले गए हैं सज्जन। केजरीवाल सर, ये कोई जवाब नहीं देगा उस कानून के बारे में इन्होंने जो नोटिफाई किया था केजरीवाल। मैंने खुद कई लोगों से बात कर करके, केजरीवाल कल तक ये जितने मजाक उड़ाते थे राहुल गांधी का, जी उन्होंने बिल फाड़ दिया, कल आज केजरीवाल ने क्या किया? मैंने ये प्रश्न भारती ने, सोमनाथ भारती जिन्होंने केजरीवाल से पहले बिल फाड़ा, उसके बाद केजरीवाल ने किया। ये सारा का सारा स्क्रिप्टेड चीजें थी। अब क्या कहेंगे अपने बारे में? क्यों आप विधानसभा के अंदर बिल फाड़ रहे? राहुल गांधी ने तो फिर बाहर जाकर फाड़ा था, आप विधानसभा के अंदर बिल फाड़ रहे हैं। और देखिए, चली बात मीडिया पर, मैं एक चीज और कह दूं, एक चैनल तो उस समय लाइव दिखा रहा था उस मसले को, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने एक चीज कही कि भाई मुझे दुख हो रहा है, ये बिल फाड़ते दुख हुआ, और वही वो एंकर महोदय कह रहे हैं कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे खुशी है बिल फाड़ने की। तब ये तो हमारे लोगों के हालात हो गए हैं। बात प्रजा और तंत्र की चली थी। मैं अगेन मुद्दे से थोड़ा सा डाइवर्ट हूं, जो आपने विषय डॉक्टर कफील के किया था, वो ये है कि किसान के संदर्भ में आप जो मर्जी लांछन लगा लीजिए, आप 1000-1200 किलोमीटर जाकर वहां पर बात करेंगे कच्छ में किसानों से, और उसमें भी एक खास कम्युनिटी से 10-12-15 लोग अपने कार्यकर्ता सिख समुदाय के बुला लिए। भैया आप क्या करना चाहते हैं? आप ऐसी क्या जिद दिखाना चाहते हैं? इसका मतलब आप कोर्ट से ऊपर, और कोर्ट ने, आज आपने चर्चा की कोर्ट की, ठीक है साहब, कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के जो अधिकार हैं वो प्रभावित नहीं होने चाहिए किसान वाले मसले के अंदर। जनाब, वो नागरिक नहीं है क्या जो किसान बैठे हुए हैं? आप मुझे ये बता दीजिए। इसकी मेडिकल इमरजेंसी रुक रही है। मैं किसानों को फिर प्रणाम करूंगा साहब, उन्होंने इस बार शादी में के लिए, ब्याह के लिए, बारात के लिए, सब्जी के लिए मेडिकल की गाड़ियां जो आती है तुरंत निकालते हैं लोग। अगर उनका जीवन देखें, वहां पानी की कमी हो रही है, उनका डायर और उनके शरीर के अंदर पानी की कमी होती जा रही है, टीकरी बॉर्डर जाकर चेक करें साहब। आपको ये तो बहुत बुरा लगता है कि जो पिज्जा खाता है, जीन्स पहनता है, आप क्या चाहते हैं? या किसान ने कोई अन्नदाता नहीं है, इस प्रकार की बातें भी फैलाई जा रही है, अन्नदाता नहीं है, वो तो अपने लाभ के लिए। मतलब आप जो सरकार, और बदकिस्मती ये है कि इनके बड़े बड़े मंत्री, चाहे तोमर साहब हो, पांडे साहब हो, या मुख्यमंत्री हो खट्टर, सब उसी ढर्रे पर चले हुए हैं जी। आज तो मैं वहां कोरोना की याद आ रही है, वहां पर सरकार को, अरे सरकार आप बताने, तो सरकार, कोर्ट ये नहीं कह सकता था क्या कि भाई इनके लिए आप जगह मुहैया कराइए, जो आपने रामलीला मैदान में जगह मांग रहे हैं वहां दे दीजिए, कोई सी भी सड़क नहीं रुकेगी। जी जी जी। कोर्ट ने अगर पहली टिप्पणी करनी थी तो ये टिप्पणी क्यों नहीं करी थी? आगे जी मुझे ये बताएं ना आप। जी 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 बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कुलदीप भारद्वाज जी, आप तो बहुत करीब से इस आंदोलन को देखते हैं, तो मैं सुजाता पॉल जी आपके पास आऊँगा। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से सुझाव आप समझ लिए, आदेश तो नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई आप कृषि कानून स्थगित करने पर विचार करें। बल्कि कोर्ट ने तो सॉलिसिटर जनरल से गारंटी मांगी है कि क्या आप तैयार हैं कि जब तक कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेती है तब तक आप इन्हें लागू नहीं करेंगे। तो क्या आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उससे इस आंदोलन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या सरकार को प्रजातंत्र समझ में आएगा? सुजाता जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो मैंने पहले भी कहा, यह शब्द ही बताता है कि प्रजा सामने और तंत्र पीछे है, और तंत्र को प्रजा के लिए बनाया जाता है, ना कि प्रजा को तंत्र के नीचे रखने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट में बार बार तुषार मेहता जी जो सॉलिसिटर जनरल है, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आज क्या कानून की वैधता पे बात होगी? तो हमारे 3 जज बेंच ने ये क्लियर किया कि वो कानून की वैधता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कहा कि इन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन ना हो तब तक, जब तक बातचीत ना हो जाए। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे किसान बैठे हुए हैं, वो बैठे हैं, ये उनका राइट है और उसको हम मान्यता देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो विरोध का तरीका है उसे मान्यता दी, और वो जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो अहिंसक रहे, उसमें हिंसा का एलिमेंट ना आए, उसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इसका मतलब ही है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारी पुलिस को दी गई है तो पुलिस अब इसमें देखेगी कि कहीं कोई हिंसक ना हो जाए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा, जब उनसे कहा गया कि जो लोग बॉर्डर पे बैठे उनकी वजह से आवाजाही रुक रही है, सामान नहीं आ रहा है,
इसके ऊपर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करी है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर था कि हम सोच रहे हैं कि एक कमेटी बनाए, एक समिति बनाए जिसमें पी साईनाथ जैसे एक्सपर्ट्स हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है हमारे मतलब तंत्र को कि देखो आप लोग इसको नहीं सुलझा पा रहे, बातचीत ही सोल्यूशन है, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि एक समिति बनाई जाए जिसमें एक्सपर्ट्स हो, किसान हो। तो ये काम इसका मतलब है कि हमारी सरकार को करना चाहिए था ना। ये इसमें पहले जब स्टैंडिंग कमेटी में ये मैटर था, और ये तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी सारे, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप स्टैंडिंग कमेटी में वापस भेज दीजिए इसको, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं हुई। आपने मत विभाजन के लिए तैयार नहीं हुए, आपने ध्वनि मत से इसको पारित कर दिया। आपने कोरोना काल में, जब कोरोना चरम पे था, तब आप इस अध्यादेश को लाए। आपने इसे पास कराने के लिए मॉनसून सेशन बुलाया, मगर अब जब हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं सड़कों पे, माताएं बहनें बैठी हुई हैं और किसान भाई शहीद हो रहे हैं, तो आप सदन नहीं बुलाएंगे, आप सेशन नहीं चलाएंगे, आप कोरोना का बहाना करेंगे। इस वक्त तो और भी ज्यादा आवश्यक है कि बातचीत हो। बातचीत ही एक तरीका होता है किसी भी लोकतंत्र में, ये संवैधानिक तरीका है। मगर सरकार जो है वो तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि वो तानाशाही करना चाह रही है। पर जैसा मैंने आपको कहा कि इन्होंने अडानी अंबानी यानी कि वेस्ट इंडिया कंपनी की आड़त पे हमारे कृषि को बेचने की तैयारी कर दी, वरना ये जो साइलोज हैं ये 1.5 साल पहले कैसे बन गए? ये कैसे हो रहा है कि अंबानी जो है फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण करता है अगस्त के महीने में, और सितंबर के महीने में सरकार को इतनी जरूरत पड़ जाती है कि कैसे भी करके जिस राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं है इसको पास करा जाए, यानी कि तंत्र का मिसयूज कर रहे हैं। मगर मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके पैनलिस्ट की बातों से कि अगर तंत्र का आप दुरुपयोग करेंगे तो ये तंत्र आपको उखाड़ फेंकेगी। ये जो प्रजा है, ये तंत्र प्रजा का है, इसलिए ये प्रजा तंत्र है, लेकिन आप तंत्र को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस तंत्र को ये प्रजा तंत्र उखाड़ कर फेंक डालेगी। अब आपकी मैं दूसरी बात पे आती हूं, जो आपने कच्छ वाले किसानों की बात करी। किसान बैठे हुए किसान दिल्ली के दरवाजे पे, आप गड्ढे खोद दे रहे हैं ताकि वो दिल्ली में ना आए। दिल्ली किसी और की नहीं, दिल्ली इस देश के हर वासी की। आप रोक कैसे सक रहे हैं? आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, आप उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं। आप तो वो हैं जिनके पूर्वजों ने टुकड़े लिए थे अंग्रेजों के, अब आप टुकड़ों पे पल रहे हैं अंबानी और अडानी के, और आप टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, वो भी मंत्री। ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी दल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार और किसान के बीच के मामले में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार की राजनीति करने का। आप देखिए कि आप जाते हैं कच्छ के किसानों से बातचीत करके बता रहे हैं कि कच्छ के किसान जो है वो तैयार है, मगर उसके बाद सारी रिपोर्ट्स आती है कि कच्छ के जो किसान है वो भी तैयार नहीं है, वो भी मानते हैं कि ये गलत है। गुजरात के किसान कह रहे हैं कि उन्हें सही मूल्य नहीं मिल रहा है और वहां पे उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं। और डॉक्टर कफील खान के मामले में देखिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है कि जिस तरह की झिड़क लगाई थी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, वे उससे सहमत है क्योंकि वो उसमें हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि 7 महीने एक डॉक्टर जेल में गुजारता है, आपकी उससे ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई? केवल धर्म और समुदाय की वजह से। वो बच्चों को बचाने के लिए काम कर सकते हैं। वो कोविड के समय में एक एक डॉक्टर की जरूरत है, मगर आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? उन्हें जेल में डाल रहे हैं। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो देश के विरुद्ध काम करे। इन्होंने देश के विरुद्ध कौन सा काम किया है? आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बाकी जो क्रिमिनल केसेस हैं वो चलते रहेंगे, उसमें वे हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। मगर आप मुझे बताइए कि उनके ऊपर कोई भी केस होने की क्या जरूरत थी? क्या सरकार को पीछे हटने की जरूरत नहीं है? केवल एक समुदाय के पीछे जा रहे हैं, वो केवल अपने वोटों के लिए और अपनी नफरत दिखा रहे हैं। और ये देश प्यार मोहब्बत और सौहार्द से बनता है, नफरत से कभी भी कोई देश नहीं चल सकता। और आप नफरत बोएंगे तो नफरत काटेंगे, अगर आप प्यार बोएंगे तो प्यार बटेगा और प्यार बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा। ये हमारे इस तंत्र को समझने की जरूरत है, और तभी
इस देश में प्रजातंत्र दोबारा स्थापित होगा, जो हम करके रहेंगे, क्योंकि ये तो आज आए हैं कल चले जाएंगे, मगर हम खड़े हैं इनके सामने, इनका विरोध तब तक करेंगे जब तक हमारे अंदर जान है, हमारे अंदर प्राण है। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश जी, प्रोग्राम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल लूंगा 30 सेकंड में। क्या आपको क्या लगता है, आपका इतना बड़ा तजुर्बा है, आप इतने सारे मामले देखते हैं, तो क्या हर मामले में जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चलेगा, सरकारें नहीं चेतेंगी, सरकारें संवेदनशीलता का परिचय नहीं देंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आएगा? देखिए त्यागी जी, जब ये सिस्टम बना है कृषि कानून का जी, तो सरकार या सिस्टम ने अपनी तैयारी की हुई है, किसी से भी मिलकर सब तैयारी की है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इनके लिए कोल्ड स्टोरेजेस और सब चीजें हायर करनी पड़ती हैं। ऐसा तो नहीं है कि कानून पब्लिक से पूछा नहीं किसान से और कानून लागू कर दिया, इसके पीछे कोई ना कोई टीम होगी जिन्होंने वो सिस्टम तैयार कर रखा है। क्योंकि इतना स्टोरेज करना, इतना स्टोरेज लेना, कोई सिस्टम इसके पीछे जरूर है जिसकी वजह से ये कानून बनाया गया है, मैं आपको बताऊं जी। दूसरी बात तो ये है कि हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, उन्होंने हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमेशा फाइट करते रहे, कितना उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन सिस्टम ने उनको भी खत्म कर दिया जी। तो आवाज उठाने वाले को शुरू से दबाया जाता है और आज भी दबाया ही जा रहा है जी। नहीं तो आज आपको क्या लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दी हैं, हालांकि लोकतंत्र में होता, देखिए मैं आपको बताऊं, सबको दिख रहा है, सब कुछ दिखता है, सब लोग समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग बैठे हैं, वो भी सोचते समझते हैं, सबको पता है क्या गलत है क्या सही है। तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ा दाग लगेगा। और जैसा कि कुलदीप भारद्वाज जी ने बोला डॉक्टर के लिए, तो उनकी बात बिल्कुल सही है। अगर आज सिस्टम में कोई डॉक्टर मर जाता है किसी कमी की वजह से, और देखो एक डॉक्टर को बनने में, सब कुछ करने में बहुत टाइम लगता है, सब लोग पढ़े, एक डॉक्टर होता है बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है, ऐसे नहीं बनता कोई डॉक्टर की कोई क्रिमिनल है कोई डॉक्टर, हमारी पढ़ाई संस्कृति की में होती भगवान कहा जाता है डॉक्टर को। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो किसी को जानबूझ के मारना चाहेगा। देखो उनका तो शुरू से ही सोशल मीडिया पर वो कितना मतलब लोगों की हेल्प करते रहे हैं। तो अब देखो, मैं तो ये राजनीतिक मुद्दे इन पर मैं ज्यादा इनके ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं चीजें डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी जी। पर यह है कि मानवता के नाते मानव को काम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी उसी में आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसीलिए कुछ इस तरह डिसीजन लिया है कि सब कुछ देखते हुए आज के दिन, ताकि उनके ऊपर कल को कोई दाग ना आए। जी, कुलदीप भारद्वाज जी, आखिर में मैं आपके पास आऊँगा। आपने सभी पैनलिस्ट को सुना, और उसके बाद क्या आपको लगता है कि सरकारें जो हैं इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने से सरकारों पर कुछ फर्क पड़ता है, या सरकारें सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य समझेंगी, या सब चीज़ें एज इट चलती रहेंगी? नहीं, देखिए वही बात मैंने जो अभी कहा कि लोगों के विश्वास थोड़े से कम हो रहे हैं, हिल रहे हैं, डगमगा रहे हैं, वो सबको समझ आता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी, हम सिर्फ ये कि बुराई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास इसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बाद, ठीक है। तो अब आप इसमें सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी टिप्पणियां देख लीजिए कि भाई रास्ते अगर बंद हो जाएंगे, भैया रास्ते कितने बंद, अब आप बहाना बनाकर कुछ भी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर सारी चीजें कह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जब रास्ते बंद करने में भाई ऐसे किसी को रोक ना पाए, किसी को नुकसान ना हो, जब इतनी बात है तो एक लाइन इसमें ऐड की जा सकती थी कि दिल्ली में एक जगह बैठने की व्यवस्था इनकी करा दी जाए कहीं पर। रामलीला मैदान में उस समय भी तो सुप्रीम कोर्ट था जब अन्ना हजारे का आंदोलन चलाता था, ठीक है, उस समय नहीं था क्या? लेकिन क्योंकि सरकार ये दिखाना चाहती है कुछ यूपी बॉर्डर है, कुछ सिंगू बॉर्डर है, कुछ टीकरी बॉर्डर है, कुछ फरीदाबाद बॉर्डर है, तो बटे बटे से नजर आते हैं। एक जगह होगा तो भीड़ कहीं बहुत ज्यादा होगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल जी, उन्होंने कहा जी वहां पर लोग मास्क नहीं पहनते हैं, उससे जो है ना इसका कोविड का खतरा बहुत ज्यादा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा था कि अमित शाह जो रैली करते फिर रहते हैं हैदराबाद में, वहां कितने मास्क पहन रखा था साहब?
तो इस प्रकार के अगर हम इतना संजीदगी से किसी चीज को ले रहे हैं, अगर हमारे पास कोई मुकदमे आए, कुल मिलाकर साहब बात ऐसी है, सरकारें भी कहीं ना कहीं रास्ता इल्जाने का निकाल देती है। सरकार ने वही कह देना, हमने तो पहले बातचीत की, ऑफर दी हुई है, सब कुछ है। अब प्रश्न वही आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितना भी इनको कहा है, जो कुछ भी कहा है, इतना जरूर कहा कि कानून को क्या होल्ड नहीं किया जा सकता। अभी पूछा है, होल्ड करने का मेरे ख्याल से आदेश नहीं दिया है, अभी सिर्फ नहीं, आदेश कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ संभावनाएं पूछी हैं कि स्थगित करने पर केंद्र विचार कर सकता है, अगर चाहे तो केंद्र विचार करे। लेकिन लोकतंत्र, जहां हम आदर्श लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर उसमें सुप्रीम अदालत ये कह रही है तो क्या उस सुझाव को आदेश समझ के ना माना जाए? आदर्श स्थिति ये होती है। वैसे तो त्यागी जी आज की सिचुएशन में तो देखो, आपकी बात समझ आऊंगा, तो बोल देना चाहिए था स्थगन के लिए, सुप्रीम कोर्ट को बोल देना चाहिए था स्थगन के लिए, किसानों को वापस जाना चाहिए था। इस समय ये हालात नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज पेंडेंसी में रखें या सरकार की तरफ से पेंडेंसी में रखें। अगर लोग नहीं चाह रहे, लाखों की तादाद में लोग नहीं चाह रहे, तो यानी कि कोई तो मतलब है ना, ऐसे थोड़े लोग लाखों की तादाद में बैठे। डॉक्टर राजेश कुमार, कुलदीप भारद्वाज जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जितना आज कहा, यह भी बड़ी बात है। इन हालात में अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि आप कानून स्थगन पर विचार करें, तो ये भी बड़ी बात है। कुलदीप भारद्वाज जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आंदोलन, ये बयान आने के बाद, सुजाता पॉल जी, एक 30 सेकंड का जवाब आपसे चाहूंगा, आप एडवोकेट भी हैं। क्या आपको लगता है इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह की एडवाइस आप कह लीजिए इस तरह की आती हैं, तो क्या सरकारों पर कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, जो जिस तरह की बातें हो रही है ना, इससे साफ है कि एक एडवोकेट होने के नाते मैं तो यही चाहूंगी कि लोगों का भरोसा बना रहे। मगर सिस्टम पे भरोसा तो टूट ही चुका था, मगर कहीं ना कहीं जुडिशियरी से जो भरोसा है वो उठता चला जा रहा है। और जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी तो दिख रहा है ना कि कितने लोग बैठे हुए हैं। मैं इस बात को नहीं टच करना चाह रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोगों का भरोसा बना रहे, लेकिन ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना चाहिए कि इतने सारे लोगों को देखते हुए, उनके बारे में सोचते हुए इस कानून को खारिज करने का आदेश दे दिया जाता तो उसमें कोई बुराई तो नहीं थी, दोबारा से ये प्रक्रिया शुरू करी जा सकती थी। बहुत ग्राउंड है और मुझे दुख है इस बात का कि हमें आज इस तरह की बातें करनी पड़ रही है, और उम्मीद कर रही हूँ कि हमारी जुडिशरी जो है वो दोबारा से खड़ी भी होगी और दोबारा से लोगों का भरोसा जीत पाएगी। बिल्कुल, आशा करते हैं कि, देखिए कुलदीप भारद्वाज जी, जी जी पूरा करें। साहब, आपने पूछा ना कि सरकार पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आज की टिप्पणी का, इस टिप्पणी जी 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 मैं क्षमा चाहूंगा। वो अश्वत्थामा का समय था, वो महाभारत का समय था कि जब कहा गया था इसकी आंख निकाल लो, या कहा जाता था ये ब्राह्मण है तो इसकी इज्जत छीन ली जाए या इसकी बेइज्जती कर दी जाए या तीसरी आंख निकाल ली जाए तो ये अपने आप ही शर्म से मर जाएगा। आज बदकिस्मती से सरकार एक और महाभारत कराना चाह रही है, उसकी मंशा यही है, कोई माने या ना माने। महाभारत क्या, महाभारत में क्या था, एक ही परिवार के दो लोग थे ना, चाहे पांडव और कौरव, कुटुंब तो एक ही था ना वो। आज क्या है, किसान और जवान, इन्हीं किसानों के बच्चे जवान है, चाहे वो सेना के अंदर है या पुलिस के अंदर है। सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि इस प्रकार कहीं ना कहीं तनाव बढ़े। तनाव बढ़ने से क्या होगा, वो आम जनता में जो प्रचार करना चाह रही है, आज भी नरेंद्र तोमर ने वही हरकत की, आज अभी 1-1.5 घंटा पहले भी था, मैं यही देख रहा था अभी। तो साहब, कुल मिलाकर ये सरकारों पे जब तक बिल्कुल ही इनके ऊपर दबाव नहीं बन जाएगा तरीके से, तब तक नहीं मानेंगे। और हमारी कोर्ट में, मैं आखिरी बात कहूंगा त्यागी जी, हमारी कोर्टों के साथ भी दिक्कत है, वो ना घुमाऊ फिराऊ जलेबी स्टाइल का निर्णय लिख देती हैं ताकि दूसरे लोग आपस में बहस करते रहें। सीधा सीधा यस नो ये कोर्ट्स भी नहीं लिखती हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो सत्य है वो यही रहा। प्रजातंत्र, आपने जिस विषय को लेकर चले थे, प्रजातंत्र वही है, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा, प्रजा के माध्यम से और प्रजा की सलाह से वही तंत्र बनता है साहब। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। अभी वो कह रहे थे परिवार, ये क्या जनता परिवार नहीं है, देश नहीं है परिवार साहब नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी कांग्रेस की उस बात पर चलते, हम दो हमारे दो, तो अब दो में से तो हम दो में से तो उन्होंने एक को त्याग रखा है बेचारी को, पर जो भी है, लेकिन उनके हमारे दो, अंबानी और अडानी वो दो हैं, उन्हीं अपने बच्चों का उन्होंने भला करना, उसके लिए बाकी जनता जाए कहीं भी। वही महाभारत वाले अपना अपना देखना, दूसरा कहीं नहीं, गांधारी की तरह इन्होंने पट्टी बांधी लिया। बिल्कुल, लेकिन कुलदीप भारद्वाज जी, नाउम्मीदी से उम्मीद की एक किरण भी बहुत अच्छी होती है। आप लोग अभी देख रहे हैं
कि घटनाक्रम किस तरफ जा रहा है, और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने से मुझे लगता है कि एक आशा बंधी है और किसानों को भी एक सबल मिला होगा, उनको लगा होगा कोई तो उनकी आवाज़ सुन रहा है। और मुझे उम्मीद ये लग रही है कि आज मैंने टिकैत का भी बयान पढ़ा था, राकेश टिकैत का, वो भी कह रहे हैं कि 26 जनवरी नया साल आते आते सब चीज़ें सुधर जाएंगी। तो कई सारी चीज़ें आ रही हैं, उम्मीद की एक किरण बाकी है। और लोकतंत्र में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र मजबूत हो, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, सिस्टम से टकराना पड़े तो कोई बात नहीं है। अभी हमारे यहाँ जब तक इस तरह की ये इकाइयाँ मजबूत नहीं होंगी, और सरकारें बिल्कुल जनता जनार्दन होती है, आप कह ही रहे हैं, सरकारें जो हैं वो आती जाती रहती हैं, सरकारें कोई परमानेंट नहीं होती हैं लोकतंत्र में, तो जनता सब देख रही है। इसको हम जनता पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन विचार करिएगा कि आखिर हर बात में सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है, तभी कुछ जाके फैसले होते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं बना है कि वो हर मुद्दे पर आकर इंटरफेयर करे, लेकिन क्या करें, वक्त की नज़ाकत है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी बात बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग आए, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी और वक्त पे, किसी और बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। कुलदीप भारद्वाज जी का बहुत बहुत शुक्रिया, त्यागी जी।